भाजपा के खिलाफ ही अगर कोई इशू नहीं है तो फिर कुछ है ही नहीं। और मैं एक और बता दूं, मैंने अपने कार्यकाल में इतने बच्चे लगाए होंगे कि सारे बावड़ के एमएलए तो एक साइड में और मैं अकेली एक साइड में। तो किस मुख्यमंत्री को बेहतर मानती है? सारे मुख्यमंत्री जो बना दे हाई कमांड वही बेहतर होता है। कम से कम 50-55 स्कूल हो ऐसे होंगे जो मैंने अपग्रेड करवाए। मैंने हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई कुंडमंडी में बनवाई और एक आईटीआई मैंने टांकड़ी में बनवाई। और बावल जब मैंने चुनाव लड़ा उस समय बावल सब तहसील था, फिर मैंने उसको तहसील बनाया, म्यूनिसिपल कमेटी बनाई। कि जब से मैं एमएलए नहीं रही तब से कंपनियां आना तो दूर, कंपनियां लगना तो दूर, आनी तो नहीं दूर, वो कंपनियां ही उठ उठ के चली गई। तहसील तो बनाई सो बनाई, उसके साथ उपमंडल भी बनाया। आज बावल उपमंडल है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल गांधी के प्रयास से और भूपेंद्र हुड्डा की मेहनत से, भूपेंद्र हुड्डा भी एक जनप्रिय नेता है। जहाँ भी उनके मैं प्रोग्राम देखती हूँ कि मैंने इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। और कृषि कॉलेज बनवाया, वहाँ पर कृषि कॉलेज बनवाया और वो चालू भी हो गया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं फिर चुनाव हार गई। हाँ, नीलम संभालेगी। मैंने खुले दिल से हर गांव के अंदर नीलम की पहचान करवाई। हर गांव के अंदर नीलम ने डोर टू डोर भी किया है बावड़ को। लेकिन अभी वही जानना चाहते हैं कि और क्या क्या विषय है जो आप डॉक्टर बनवारी लाल के सामने खड़ा कर सकते। देखो, हम तो हराएंगे ही, सबसे बड़ी बात ये। तो आपके क्या विषय होंगे? मेरे विषय तो यही है कि भाई आपने काम नहीं किया लोगों का। लड़कियां जितनी परेशान इस राज्य में, बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कहने का झूठा नारा था। और जो लड़की आज के दिन दुखी है इतनी शायद कभी हुई हो। लेकिन वो एम्स को अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उपलब्धि तो जब कहोगे ना जब बनेगा, बनाए बात खाली जमीन पर उपलब्धि क्या हुई भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ है बावल की आरक्षित सीट से 4 बार विधायक रह चुकी शकुंतला भगवाड़िया जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भगवाड़िया जी 4 बार बावल से विधायक रह चुकी हैं। क्षेत्र में बहन जी के नाम से प्रसिद्धि पा चुकी भगवाड़िया जी ने लोक संपर्क विभाग से नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया था। आज हम इनसे जानेंगे कि नौकरी छोड़कर आपने राजनीति में क्यों प्रवेश किया, कैसे मन बना आपका और आपने बावल को ही क्यों चूज किया। 77 में हमारी कास्ट के अंदर लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी। जो राजनीति में, मैं लोक संपर्क विभाग एक ऐसा महकमा है जिसका ताल्लुक जनता से पड़ता रहता है। और जब जनता से पड़ता होगा तो उसको वो प्रायोरिटी देगी पार्टी। तो पार्टी ने मुझे चुना और कहा कि आप राजनीति में आओ। और मेरे पति ने, मेरे पिता ने, सबने इजाज़त दी कि राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं, अगर मौका मिलता है तो इसे चूकना नहीं चाहिए। और मैंने उसे मान्य कर लिया। तो आपने बावल को ही क्यों चूज किया? बावल आरक्षित सीट थी, मैं नारनौल में रहती थी। उसके बीच में कोई भी एक ऐसी कोई भी आरक्षित सीट नहीं हुआ करती, एक बावल ही थी जिसमें मैंने चुनाव लड़ा। आप थोड़ा आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने थोड़ा ससुराल के बारे में और थोड़ा मायके के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पति स्वर्गीय पूर्णमल भगवाड़िया टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते थे और सरल स्वभाव के और बहुत अच्छे इंसान थे। मैं राजनीति में अगर मैं आज थोड़ी बहुत भी आपके कहने के अनुसार जैसे बहन जी जानी जाती हूँ तो उनको बहन जी जनवाने का बहुत श्रेय जाता है। वो बहुत मृदुभाषी थे। मैं यदा कदा कभी किसी को कुछ कह भी दिया करती तो इतनी ही कहा करते थे, मैं समझा दूंगा, और लोग उनके साथ हो जाया करते थे। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। एक बड़ी बेटी मेरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से ब्याही हुई है और वो रिटायर हो चुके हैं, उसका नाम नीलम। और दूसरी बेटी मेरी सेशन जज है,
वो आज अम्बाड़ा में इस समय पर वो रोहतक में है। उसके पति भी IAS ऑफिसर। एक बेटा है मेरा, वो करनाल में रहता है, उसके पास गैस एजेंसी है और उसके भी 2 बच्चे हैं। मायके में मेरा एक भाई 3-4 बार MLA बन चुका है कांग्रेस पार्टी से। तो एक मेरा भाई है, उसका बेटा IIT में 4थे नंबर पे था। मैंने आप पहले ही बताया कि हमारे टाइम पे लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी होती थी और मेरे पिताजी पटवारी होते थे। पटवारी ये समाजी विचारधारा उनके थे। जब उन्होंने सोचा कि भाई लड़की का पढ़ाना जरूरी है तो मुझे कन्या गुरुकुल खानपुर में करवाया। और उस समय भूपेंद्र हुड्डा के पिताजी और प्रसन्नी देवी के पिताजी दोनों मुझे कन्या गुरुकुल खानपुर में दाखिल करा के आए। मैं 8वीं तक वहाँ रही। 8वीं के बाद धन्वंतरी आर्य स्कूल में, फिर मैं, वो भी आर्य समाजियों का स्कूल था, उसमें रही। उसके बाद जब मैंने JBT की तो वो था गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब आपके सीधे बावल के विकास कार्यों पर बात करते हैं। आपने बावल में लंबा समय दिया है, आपने बावल को क्या दिया है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। 77 में MLA बनी थी मैं। उस समय जब MLA बनी तो मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे बैठा के 84 के और सारे बावल के लोगों ने मुझे बैठा के जब अपनी आवश्यकताएं बताई और उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी कॉलेज पे है। हमारे बच्चे, कोई अलवर जाता है, कोई राजस्थान में जयपुर जाता है, कोई कहीं जाता है, उनको एडमिशन भी नहीं मिलता और वो इतने दुखी होते हैं और उनकी वजह से लड़कियां तो अनपढ़ रह जाती हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने मेरी बात को मान्यता दी। उस समय कौन से मुख्यमंत्री जी थे? उस समय चौधरी फजल मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मेरी बात को माना और मानते उन्होंने मुझे कॉलेज दे दिया। जो जो विकास कार्य आपने कराए उन सब के बारे में बताइए। उसके बाद फिर मैंने ये महसूस किया, जुमला मालकान की लैंड थी 10-15 किले, तो आपस में उनकी कोई बंटवारा तो हो नहीं पाता था। फिर वो एक दिन मुझे कहने लगे, ये जमीन तेरी और कुछ भी कर इसका। तो मैंने एक बार, मुझे याद है, SDM युद्धवीर सिंह जी हुआ करते थे, उनको ट्रैक्टर पे बिठाकर खुद बैठ के पहले तो उसको प्लेन किया और उसी ट्रैक्टर पे खड़ी होकर कहा मैंने कि ये बावल का स्टेडियम होगा। फिर एक और बताऊंगी बात आपको, पानी की इतनी दिक्कत थी कि हसनपुर, हमारा जो पंजाबी बेल्ट ज्यादा रहती थी वहां पर हसनपुरे में, तो वहां पर 4 कुएं खुदे हुए थे, 4। और बावल एक ऐसा शहर था, बावल के अंदर पानी आता था और उन लोगों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता था। उनका पानी का प्रावधान करना कोई आसान बात नहीं थी वैसे उस समय पे, और मैंने किया। और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें कम से कम 50 स्कूल, शिक्षा के बारे में ही पहले बता दूं आपको, कम से कम 50-55 स्कूल हो ऐसे होंगे जो मैंने अपग्रेड करवाए, और जहाँ नहीं थे वहाँ प्राइमरी स्कूल से लेके स्थापना की। और फिर बच्चों के लिए मैंने हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कुंडवंडी में बनवाई और एक ITI मैंने टांकड़ी में बनवाई, दो ITI बनवाई। और बावल जब मैंने चुनाव लड़ा उस समय बावल सब तहसील था, फिर मैंने उसको तहसील बनाया, म्यूनिसिपल कमेटी बनाई। म्यूनिसिपल कमेटी के बाद जहाँ हम अब बावल में हम शहर जैसी दुकानें बसी हुई हैं, दुकानें बहुत, बाजार बना हुआ है, यहाँ पे जाड़ खड़ी हुआ करती थी और झुंडे खड़े रहा करते थे, आदमी निकलता हुआ वो डराया करता। फिर मैंने सारी कटवाई, लोगों ने खोखे लगा दिए। खोखे लगाने के बाद मैंने हर जितने भी जिनके खोखे थे उनको सबको पक्की दुकान दी। आज मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि बावल जो है रिचेस्ट म्यूनिसिपल कमेटी है हरियाणा के अंदर। अपनी कर्मचारियों की तनख्वाह म्यूनिसिपल कमेटी ही अदा कर सकती है, गवर्नमेंट से उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और हर गांव ऐसी क्लासेस के लिए, मैंने कोई गांव ऐसा नहीं होगा
जिसमें चौपाल नहीं बनाई होंगी, सब में चौपाल बनाई, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं कि जहाँ वो बैठ सकें, बारात आ जाए और वो लड़की मतलब वो लड़का कपड़े बदल सके, बाराती बदल सके। तो मुझे उस समय 10,000 रुपये मिला करते थे एक चौपाल के। लेकिन मैंने ये निश्चय कर रखा था कि अपने हल्के का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ूंगी जिससे उनको दिक्कत हो जाए, और उसमें एक नलका लगा देती थी 4 दीवारी करवा के। और कोई गांव पशुधन है यहाँ, तो पशु के सिवा कोई आमदनी होती नहीं थी उस समय। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मैंने तालाब न खुदवाए लोगों के लिए, ताकि पशुओं को कोई दिक्कत ना हो। गांव गांव में सड़कें बनवाई। और एक बार और सबसे बड़ा काम ये कह सकती हूँ, मेरा सौभाग्य है आका जिस हल्के से मैंने चुनाव लड़ा, आज वो दुनिया के नक्शे पे है। जो IMT है, IMT वो शुरू की, उसमें जो थी असाई कंपनी की में जो पहला पत्थर रखा हुआ है वो मेरा रखा हुआ है। हीरो अंडा में जो शोरूम बना था पहला, और उस समय जब दिल्ली के अंदर शोरूम खुला तो उसकी ओपनिंग भी मैंने ही की थी। उस समय इंडस्ट्री मिनिस्टर थी। और आप ये देख रही हैं कि कितनी कंपनी आज बावड़ के अंदर हैं। और यही नहीं कि बावड़ के बच्चों को ही नौकरी मिली हो, बावड़ के लोग ही उससे अपना गुजारा करते हो। पता नहीं कौन कौन सी स्टेट के योग्य लड़के वहाँ हर कंपनी में बैठे हुए और अपना काम कर रहे हैं। जो लोग कंपनी में नहीं जा रहे, किसी की रेहड़ी चल रही है, किसी की रिक्शा चल रही है, किसी ने उनके आगे दुकान खोल रखी है, मतलब हर आदमी को काम मिला हुआ है। अगर बावड़ में और एक अफसोस के साथ मैं कह सकती हूँ कि जब से मैं MLA नहीं रही तब से कंपनियां आना तो दूर, कंपनियां लगना तो दूर, आनी तो नहीं दूर, वह कंपनियां ही उठ उठ के चली गई। एक और है सबसे बड़ी बात ये है कि गांव के अंदर जो जिसके पास कोई साधन नहीं, जिसको काम नहीं मिला फैक्ट्री में, जो और कोई का धंधा नहीं कर पा रहा, उन्होंने अपने छोटे मकान बना रखे, कोठड़े बना रखे, सब किराए पे हैं, सबको काम मिला हुआ है। और तो क्या, महिलाएं आती हैं और बस एयर कंडीशन बस लगी हुई है और उनमें बैठ के और वो वहाँ जाती हैं। और मैं इतना भी कह सकती हूँ कि जैसे खोड़ है, खोड़ भी बावड़ हल्का है, तो उसके अंदर भी मैंने इंदिरा आवास कॉलोनी बनाई। और जैसे ये हॉस्पिटल है बावड़ का, बावड़ में जैसे हॉस्पिटल मैंने बनाया, मैंने सुना कि हॉस्पिटल में यूं बताया कि भाई कोई भी किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई विशेष हाथ नहीं था, लेकिन हाथ चौधरी भजनलाल जी ने उसकी शिलान्यास की और चौधरी बंसीलाल जी ने उसका उद्घाटन किया। और ऐसे ही खोड़ के अंदर भी ऐसी हेल्थ की व्यवस्था मैंने की थी जैसे बावड़ में है। और खोड़ में भी पीने के पानी की, और ये कह सकती हूँ मैं आके ट्रांसफार्मर जैसे खोड़ है, खोड़ में बहुत ज़रूरत थी, पीने का पानी भी नहीं होता था। और दूसरा ये था, और एक एरोद के अंदर, एक भाड़ावास के अंदर, और बावड़ को अपग्रेड किया और पाली को अपग्रेड किया। मैंने ये दिशाएं देख देख के ये देखती थी मैं कि भाई इस दिशा से बिजली चली जाएगी तो किसान को तो तकलीफ नहीं हो जानी चाहिए। और मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज धामलावास में बनाया। चौधरी भजनलाल जी ने अपने टाइम पे उसकी शिलान्यास की थी और बजट पास हो गया था, लेकिन उस समय मैं चुनाव हार गई और मेरे पीछे से बना। पाली के अंदर मैंने लड़कियों का कॉलेज मंजूर करवाया। और एक और चीज मैं भूल गई, तहसील तो बनाई, उसके साथ उपमंडल भी बनाया। आज बावड़ उपमंडल है। इलेक्शन से पहले भूपेंद्र हुड्डा बावड़ में आए और बावड़ में आने के बाद उन्होंने जो अनाउंसमेंट की वो पूरी की। सब डिवीजन उन्होंने बनाया
मैं राहुल गांधी के बारे में बात कर रही हूँ। राहुल गांधी ने सबसे बड़ी ये जो यात्रा की है, पद यात्रा, उसमें ये दिखा दिया पार्टी को आदमी क्या कर सकता है और मैं चीज क्या हूँ। और उन्हें बिल्कुल एकदम से पूरा परिवर्तन ला दिया। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल गांधी के प्रयास से और भूपेंद्र हुड्डा की मेहनत से। भूपेंद्र हुड्डा भी एक जनप्रिय नेता है। जहाँ भी उनके मैं प्रोग्राम देखती हूँ कि मैंने इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी। बस स्टैंड की मैं ये कहना चाहती थी, पहला बस स्टैंड मैंने बावल के बिल्कुल अंदर बनवाया था। वो अंदर इसलिए बनवाया था कि लाइन पार उस समय लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर कोई इस रोड से अगर आती तो उनको खतरा हुआ करता था। कुंड मंडी के अंदर, कुंड मंडी में मैंने ये क्या नाम है इसको, सब तहसील बनवाया और सब यार्ड बनवाया। और वहीं के व्यक्ति को जो उसी एरिया के अंदर रहता था उसको वाइस चेयरमैन बनाया और पीने के पानी की व्यवस्था की। इतनी पानी की दिक्कत थी कि आप सोचते नहीं। उससे मैं एक और बताऊं, एक गांव राजस्थान का पड़ता है चीता डोंगरा से पीछे। चीता डोंगरा से पीछे गांव पड़ता है, तो वहां पर मैंने पानी का पीने का नलके लगवा दिए। और राजस्थान के लोग वहां पानी पीने, औरतें पानी भरने आती थी। मैं इतना अपने हल्के का ध्यान रखती थी कि और कि भाई कोई भी किसी भी आदमी को किसी किस्म की। और स्वास्थ्य केंद्र भी मैं बता नहीं पाऊंगी इस समय पे, स्वास्थ्य केंद्र भी मैंने इतने बनवाए। और स्कूलों की बिल्डिंग 30-30, 40-40 कमरे गवर्नमेंट के पैसे से, उस समय गवर्नमेंट के पैसे से 30-30, 40-40 कमरे एक के गांव में बनवाए। जैसे भाड़ावास हो गया, बदराना हो गया, पाली हो गया, कितने ऐसे गांव हैं। बताऊंगी तो आपको इतना समय लगेगा। तो इतने मैंने उसमें कमरे बनवाए और स्कूल अपग्रेड किए। वो बात अलग है। मैंने शिक्षा पे भी बहुत ध्यान दी। मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो बावल है, ये ड्राई रिसर्च सेंटर होता था जब मैं एमएलए बनी। और एक छोटा सा एक कमरा होता था खड़ा, बिल्कुल एक कमरा। उस समय विदेशी एक टीम आई थी और उसमें लांबा साहब हुआ करते थे वाइस चांसलर। मैं हुआ करती एग्रीकल्चर मैनेजमेंट बोर्ड की सदस्य। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं विधानसभा में थी, कि कोई ऐसे किसान भेजो जो इंग्लिश बोल सके। तो मैंने राजकिशोर चतुर्वेदी और चौधरी हुकम सिंह मणिपुर वाले और 2-4 आदमी योग्य किसान वहां पर भेज दिए। तो उनसे उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि भाई पैसे का अरेंजमेंट हम करेंगे। और वहां पर जो पेड़ लगे हुए हैं, जैसे बीर के हैं, अमरूद के हैं, आप सच मानना, मैंने अपनी धूप में खड़ी होके और लकड़ी से नपुआ के वहां पर लगवा रखे हैं। और कृषि कॉलेज बनवाया वहां पर, कृषि कॉलेज बनवाया और वो चालू भी हो गया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं फिर चुनाव हार गई। और चुनाव हारने के पश्चात जो राज आया, मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहती, ना मैं किसी का नाम लेना चाहती, लेकिन वो कॉलेज फिर बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने और हमारे यहाँ बावड़ में जब आए तो मैंने उनको कहा कि कृषि के केंद्र तो फिर हमारा बंद हो गया। उन्होंने कहा फिर चालू हो जाएगा और आज वो फिर चालू है, हमारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं। आपके विकास कार्यों की लंबी सूची है, लेकिन कांग्रेस ने बीच बीच में आपकी टिकट पर कैंची क्यों चलाई? ये तो राजनीति है, चल जाती है कभी कभी इसमें, इसीलिए मेरे पास आप क्या वजह मानते हैं? ऐसे मेरे पास कोई शब्द नहीं जिससे मैं आपको कुछ कह पाऊं। पार्टी है, पार्टी ने पार्टी का काम लेना होगा मेरे से बनिस्बत एमएलए के। लेकिन इतना जरूर है कि जब से मैं एमएलए बावड़ में मतलब हटी हूँ या बावड़ में मैं नहीं रही हूँ, और 27 साल हो गए कांग्रेस आए।
27 साल से पहले कांग्रेस ही कांग्रेस रहा करती थी। पर लेकिन मेरे से कोई काम लेना होगा पार्टी ने कि भाई आप फील्ड में काम करें, और एमएलए की कोई खास बात नहीं। चलिए विरासत की बात करते हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव को चुनाव में सक्रिय कर दिया है, राजनीति में सक्रिय कर दिया है। यहाँ पर कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने बेटे चिरंजीव राव को सक्रिय कर दिया है, और इस समय आपकी बेटी नीलम भगवाड़िया जी भी सक्रिय नजर आ रही हैं। तो हम क्या माने कि इसके पीछे शकुंतला भगवाड़िया जी की विरासत को क्या नीलम संभालेगी? हाँ, नीलम संभालेगी। मैंने खुले दिल से हर गांव के अंदर नीलम की पहचान करवाई। हर गांव के अंदर नीलम ने डोर टू डोर भी किया है बावड़ को। और अगर कोई ऐसी बात नहीं हो तो एक बार मैंने ये चेक करने के लिए कि भाई देखा क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है। और जब मोदी जब भाजपा बनने वाली थी, जब बिल्कुल आंधी चली हुई थी, बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता था, इतनी मुश्किल हो रही थी, उसके बाद भी इसने 11-12 हजार वोट ली। चलिए, आपने चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल में लंबा समय बिताया है, आपकी अहम भूमिका रही है, तो आप किसके कार्यकाल को सही मानते हैं और किसके कार्यकाल को बेहतर मानते हैं कि किस समय में विकास कार्य अच्छे हुए? ये सारा कार्यकाल कांग्रेस का था। मैं कांग्रेस को ही बेहतर मानती हूँ, और कांग्रेस की वजह से ही सारे काम हो गए। तो किस मुख्यमंत्री को बेहतर मानती है? सारे मुख्यमंत्री जो बना दे हाई कमांड, वही बेहतर होता है, और उसे मैं मानती हूँ। चलिए, अभी विचारधारा की बात करते हैं। शुरुआत में नीलम ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर कांग्रेस में शामिल हो गई। बीजेपी से मोहभंग होने की क्या वजह है और कांग्रेस में शामिल होने की क्या वजह है? वजह तो इसकी राजनीति में कुछ होती नहीं है। विचारधारा मैच ना होना या और कोई वजह है? और कोई वजह भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, ना कोई रीजन बताया जा सकता, कोई कारण नहीं होते। कांग्रेस की टिकट की दावेदारी पर आप रहेंगी या फिर नीलम? नीलम रहेगी। ठीक है, अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को आपने बताया और काफी लंबी सूची है, लेकिन अब आने वाले चुनावों में भाजपा के बीच आप ऐसे क्या इशू खड़े करेंगी जिसको आप भाजपा को कटघरे में खड़ी कर सके? भाजपा के खिलाफ ही अगर कोई इशू नहीं है तो फिर कुछ है ही नहीं। तो वो इश्यूज बताइए, आप क्या क्या मेन इशू लेके जनता के बीच में जाएंगी? अब महंगाई कितनी बुरी तरह से छाई हुई है, आदमी त्राही हो रही है। घर घर के अंदर जाके देखो, त्योहार मनाना भी मुश्किल हो रहा है, फिर बच्चे कितने घूम रहे हैं। और मैं एक और बता दूं, मैंने अपने कार्यकाल में इतने बच्चे लगाए होंगे कि सारे बावड़ के एमएलए तो एक साइड में, जब से मतलब चुनाव होने शुरू हुए हैं, और मैं अकेली एक साइड में। मैंने बच्चों की तरफ भी इतना ध्यान दिया। लेकिन इस समय वर्तमान में विधायक डॉक्टर बनवारी लाल और कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनके सामने आप क्या मुद्दे रखेंगी? बात यह है, एक तो उनकी मिलनसारी कम मानते हैं लोग, लेकिन वो अपने विकास कार्यों की लंबी सूची दिखाते हैं। है ही नहीं, वो तो फील्ड हाथ में लगा के बता दें। आप और मैं दोनों साथ चल पड़ेंगे फील्ड में, हमें साथ जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। और वो हाथ लगा के लगाता बता दे कि ये मैंने बनाई थी, ये बिल्डिंग मैंने बनाई थी। यदि बजट पास हो रहा हो पहले, और वो सरकार हार जाए, ना वो पार्टी हार जाए या सरकार हार जाए और दूसरा कोई आ जाए, तो उस बिल्डिंग को तो बनना ही बनना। वो आपके खाते में थोड़ा लिखी जाएगी, वो तो उस खाते में लिखी जाएगी जिसने योजना बनाई, जिसने मंजूर किया, जिसने शुरुआत किया, उसके खाते में लिखी जाएगी। आज बड़ी बनाई चीजें, जैसे वो बस स्टैंड की बात है, वो बाद में बना, लेकिन जब अधूरी चीज छोड़ दे और फिर बीच में चुनाव हार जाए तो कौन बनाएगा? जो सरकार बनेगी वो बनाएगी, उसका नाम थोड़ा होगा कि मैंने बनाई। लेकिन अभी वही जानना चाहते हैं कि और क्या क्या विषय है जो आप डॉक्टर बनवारी लाल के सामने खड़ा कर सकते हैं। देखो, हम तो हराएंगे ही, सबसे बड़ी बात ये। तो आपके क्या विषय होंगे? मेरे विषय तो यही है कि भाई आपने काम नहीं किया लोगों का, ना कोई लड़का लगाया, ना किसी से प्यार किया, ना कोई मिलनसारी रखी। जिंदगी में मिलनसारी सब कुछ होती है, और हमने तो मन साबित करके भी दिखा दिया मिलनसारी का मतलब क्या होता है। मनोहर सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, आप उनके कामकाज को किस तरह देखती हैं? मैं उनके कामकाज को इतना ठीक समझती नहीं हूँ,
सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां जितनी परेशान इस राज्य में, बेटियां, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब कहने का झूठा नारा था। और जो लड़की आज के दिन दुखी है, इतनी शायद कभी हुई हो। मैं ये नहीं कह सकती कि कभी ऐसे बुरे टाइम लड़कियों पे नहीं आए हों, आए, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल बराबर के बराबर में उनके साथ खड़ी रही, उनके माँ बाप के साथ। जो उनको न्याय दिलाना चाहिए वो न्याय दिला सकती। आज आप बाहर निकलती भी लड़की डरती है सबसे। और कहाँ पे किसको वो काम दे रहा है, किस पर नौकरियां दे रहे हैं। कोई काम कहीं पे हो रहा है, कहीं काम 5 किलो गेहूं दे दिए। अरे 5 किलो गेहूं एक परिवार को, इतने गांव में जो किसान काम करता है या मजदूर काम करता है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे टोकरा लेके जो चढ़ता है, शाम के टाइम उसके परिवार में एक ही टाइम पे 5 किलो आटा खा जाते हैं। 4-5 आदमी होते हैं परिवार के, वो एक टाइम पे वो इतना आटा खा जाते हैं। फिर वो 1 महीना क्या करे वो, या तो उनको काम दो। और काम करने के लिए कोई ऐसा आदमी होता नहीं है हरियाणा का जो मना करता हो। या तो उसको काम दो, काम नहीं तो उनकी व्यवस्था करो। और किसी चीज में भी सक्षम नहीं है वो ये सब कुछ कराने में। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा भावनात्मक क्वेश्चन है। जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो रामपुरा हाउस से राव अजीत सिंह ने आपका खुलकर समर्थन किया था, खुलकर आपकी मदद की थी। और अभी उनके घर में आपको पता ही है क्या सिचुएशन है। नहीं, वैसे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। और मैं माँ हूँ, मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि बेटे का और बच्चे का दुख क्या होता है। जो चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हो, बिल्कुल हंसता खेलता बेटा जिसका चला गया हो, उस माँ बाप में कुछ बचती तो है नहीं। लेकिन जब तक विधाता की मर्जी है, जब तक वो इस धरती पे ये दुख सहने की वो रखेगा तो उसे उनको सहना पड़ेगा। उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ऐसे समय पे मैं उनकी जो भी काम आ सकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके काम आऊं। अब भी मैं और ये भी मैं कह सकती हूँ कि राव अजीत सिंह ने मेरी खूब मदद की। डॉक्टर बनवारी लाल अभी एम्स का मतलब श्रेय लेने में लगे हुए हैं और हर कोई नेता एम्स का श्रेय ले रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, जितने लोग परेशान हो रहे हैं ये धोखे पट्टी में, इतना मैंने कभी होता हुआ नहीं देखा। हमने भी एक सैनिक स्कूल होता था बावल में, जो पाली में बना हुआ है। वेंकटरमन जी हुआ करते थे राष्ट्रपति। उन्होंने उनको 6 स्कूल मिले थे। मैं वैसे बात कर रही हूँ समझाने के लिए, तो वो 6 स्कूल उन्होंने मिले थे, जिनमें से एक ले लिया। लेकिन वो हमारा राजनीति की वजह से उसमें देर लग गई। लेकिन बनाना, किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी को ये तो नहीं कहा कि बना के छोड़ा ना सबने मिलके। और इस पे हर आदमी, बुजुर्ग भी, महिला भी, कितने 2-2.5 साल हो गए हड़ताल पे बैठे हैं बेचारी। मैंने तो इतना देखा कि रात को भी अपने बुजुर्ग महिलाएं रात को भी अपनी रजाई ले लेकर वहां सोया करती। दिल्ली गई, प्रदर्शन किया, फिर सांस लेने के लिए फिर बैठ गई। उनको कह दिया होगा अगर जी वो कल परसों फिर आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ये तो सारा सामान रात को फिर गिर जाएगा और फिर ये तो ट्रक चल पड़े वहां से। और तो फिर वो बेचारे फिर उठ जाते हैं, धोखा दे के फिर उठा देते हैं। लेकिन मुझे तो लगता नहीं भाई वो एम्स बन जाएगा। लेकिन वो एम्स को अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उपलब्धि तो जब कहोगे ना जब बनेगा, बनाए बात खाली जमीन पर उपलब्धि क्या हुई भाई।